हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ओके। मैग्नेटिज्म में कितना मोशन होता है, कोई भी आवेश है तो उसका चुंबकत्व के क्या प्रभाव पड़ता है, और चुंबकत्व जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है चुंबकीय प्रभाव। जो सबसे पहले किसने समझाया था, तो वो समझाया था ऑस्ट्रेड ने। तो ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग किया था जिससे ये सिद्ध किया था कि कोई भी चालक वायर है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ एक तरह से क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेड ने ये प्रयोग किया कि यहाँ पे एक पी क्यू एक रॉड दी हुई है, और इस रॉड को बैटरी से कनेक्ट किया। इसके पास में एक स्विच है जिसको एस लिखा हुआ है, बी मतलब बैटरी है, और उसको क्यू सीरीज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो पी क्यू दिख रहा है वो एक रॉड है। उस रॉड के ऊपर अपने ने एक दिशा निर्देश यंत्र, बराबर, जिसको कंपास बॉक्स कहते हैं, वो इसके ऊपर रख दिया। तो अभी क्या है कि पहले जो केस में विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब बैटरी जो है वो अभी बंद है, ऑफ है। तो पहले केस में बैटरी जो है वो ऑफ है, बंद है। अब दूसरे केस में क्या किया कि बैटरी को ऑन कर दिया। अब पता कैसे चला, देखो ये वाले सिरा कनेक्ट नहीं है, एस वाला, लेकिन यहाँ पे एस वाला सिरा कनेक्ट है, और ये वाला सिरा इस साइड वाला माइनस है, इस साइड वाला प्लस है। तो धारा जो है वो प्लस सिरे से बाहर निकलेगी, मतलब इस दिशा में जाएगी और इस दिशा से अंदर। तो अब की बार धारा प्रवाहित हो रही। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो धारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पे जैसे ही इस रॉड के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो कंपास बॉक्स में उसकी जो दिशा है, कंपास बॉक्स के अंदर जो एरो की नीडल की जो दिशा है वो बदल जाएगी। पहले केस में क्या था कि इसकी जो दिशा थी वो उस रॉड की दिशा में ही थी, लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि उसकी दिशा जो है वो थोड़ी सी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि दूसरे केस में जब धारा किसी रॉड में Q से P की तरफ गई तो उसके अंदर जो कंपास बॉक्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर लिया। अब इसी तरह तीसरे केस में क्या किया, बैटरी की डायरेक्शन बदल दी। ठीक है, बैटरी की डायरेक्शन बदली, मतलब अब की बार जो करंट है वो ऊपर से आ रहा है, मतलब ऊपर वाला भाग प्लस है, नीचे वाला भाग माइनस है। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग प्लस है, तो अब की बार धारा जो है वो P से Q दिशा में जा रही है। तो P से Q दिशा में जा रही है, तो अब की बार वापिस जो है कंपास बॉक्स की दिशा बदल के अब की बार वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा के अंदर प्रवाहित। तो इन सब केसों से अपने को क्या पता चला, इन सब केसों से अपने को पता चला कि जब किसी रॉड के अंदर या किसी चालक तार के अंदर जब अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे पता चले, इस प्रयोग से। अब अपने को पता है कि कंपास बॉक्स क्या बताता है। कंपास बॉक्स अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, बराबर। तो यहाँ पे कंपास बॉक्स का उपयोग जब करते हैं तो जब धारा प्रवाहित नहीं करते तब कंपास बॉक्स में कोई भी तरह का विक्षेपण नहीं दिखता, लेकिन बी और सी केस में जब धारा प्रवाहित कर रहे तो उसके अंदर कंपास बॉक्स में विक्षेपण उत्पन्न होता है। इसका कहने का मतलब यही है कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस रॉड के चारों तरफ एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने आगे पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये जो 3 केस है जो अभी पढ़ा वही 3 केस है। तो अभी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि तुमको आइडिया मिल जाए।
ठीक है। तो पहला केस में क्या है कि जब तार में किसी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई तार के समांतर ही रहती है, बराबर, मतलब कोई भी तरह का विक्षेपण नहीं होता, विक्षेपण शून्य है पहले केस में। दूसरे केस में जब तार में धारा Q से P की दिशा में अर्थात उत्तर की ओर प्रवाहित की जाती है तो सुई पूरब की ओर घूम जाती है, चित्र नंबर 2 में दिया हुआ है। और तीसरा जो है, जब धारा P से Q दिशा में प्रवाहित की जाती है अर्थात दक्षिण की ओर प्रवाहित की जाती है तो सुई पश्चिम की ओर घूम जाती है, बराबर, मतलब धारा प्रवाहित नहीं करती है तो विक्षेपण नहीं होता है, और जब धारा प्रवाहित करते हैं या तो उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में तो उसके अंदर सुई घूमती है। तो इन सब से क्या मिला, निष्कर्ष क्या मिला? निष्कर्ष ये मिला कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये कब होगा, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाए। तो इसका परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये है कि किसी चालक तार में, जैसे ये चालक तार है और इस चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के चारों तरफ एक तरीके का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस क्षेत्र को अपने कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसी प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब इसके बाद में कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसके अंदर जो दिया हुआ उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि इसमें लिखा है किसी चुंबक के चारों और कोई चुंबकीय सुई किसी बिंदु पर सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये एक अदिश राशि होती है और उसको B से डिनोट करते हैं। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जैसे मान लो एक चुंबक है, ठीक है। अब चुंबक के चारों तरफ जैसे मान लो कोई भी जगह पे मैं कंपास बॉक्स रख दूँ, जैसे यहाँ पे कंपास बॉक्स रखता हूँ तो कंपास बॉक्स की दिशा जो है वो इस साइड बताता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसकी दिशा इस साइड है। फिर कंपास बॉक्स को यहाँ पे रखता हूँ तो इसकी दिशा बताता है इस साइड, मतलब ये क्या बता रहा है, कंपास बॉक्स एक निश्चित दिशा में बता रहा है, ठीक है। फिर इसको कंपास बॉक्स को यहाँ रखा तो अब की बार इस तरह से, तो ये क्या दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि इस चुंबक के चारों तरफ कोई ना कोई तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। अब जैसे मान लो कंपास बॉक्स यहाँ पे रखूँ तो अब की बार दिशा ऐसी है, यहाँ पे रखूँ तो अब की बार ऐसे, और यहाँ पे रखूँ तो अब की बार ऐसे। तो एरो क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे गति कर ऐसे, तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा उसी दिशा में वो एरो बताएगा। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, बराबर, और इसको B से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद में चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा है जिसको मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तो देखो सबसे पहले इसको चित्र से बताता हूँ कि जैसे कि ये अपना मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। तो तुमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। तो ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ हुई और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, और चुंबक के अंदर जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। सवाल को समझना, चुंबक के बाहर मतलब चुंबक के बाहर वाला भाग ये वाला, तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर ये रेखा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब ये पूरा एक लूप बनाती है। देखो ये इसको देखेंगे तो लूप बनाती है। तो अपने ने देखा है कि जहाँ पे लूप बनता है वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है, बराबर। तो यहाँ पे इसी को अपने क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ साइड से बाहर निकलती है और साउथ साइड से अंदर की तरफ आती है, ठीक है। ये सब रेखाएं एक्चुअली में काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। और
ये रेखाएं जो है हर जगह पे समांतर रूप से बाहर निकलती है। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय बल रेखा है एक दूसरे से समांतर होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, उसके गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला उसका जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है, अब ध्यान से समझना, इसके बारे में पूछते। अभी भी ये वाली जो रिपीटर एग्ज़ाम गई अभी 10 दिन पहले रिपीटर, तो उसके अंदर चुंबकीय बल रेखा है के बारे में पूछा था एक सवाल। तो इसी सवाल को अपने समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो यहाँ पे अब देखो पहला पॉइंट क्या कहना चला है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और चुंबक से बाहर होते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसके पहले पॉइंट के बारे में मैंने अभी बता दिया है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, बराबर। तो हमेशा उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में, कहाँ, बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। फिर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है क्योंकि कटास बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड दो दिशाएं होती है जो असंभव है। मतलब कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर से जो चुंबकीय रेखा होती है ये ऐसे, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब एक चुंबकीय रेखा ऐसे जा रही है, बराबर, दूसरी चुंबकीय रेखा ऐसे जा रही है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखा हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है, बराबर। तो समांतर होती है और समांतर नहीं होगी तो एक दूसरे को काटेगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि काटेगी तो दो उसके मैग्नेटिक फील्ड होंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, जो कभी भी संभव नहीं है। एक बिंदु पर एक ही दिशा में चुंबकीय जो है वो गतिमान करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो चुंबक के किनारों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अत्यधिक होती है जबकि चुंबक के मध्य भाग में लगभग नगण्य होती है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर अपने देखे तो देखो ये जो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे तुम देखोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो किनारे हैं चुंबक के, उस किनारों में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा होता है। और बीच वाले भाग में तुम देखोगे तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं, बीच वाला भाग में चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, ना के बराबर। इसका मतलब क्या है कि बीच वाला भाग जो है चुंबकीय बल जो है वो बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर समझाया हुआ है कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय बल की रेखा अत्यधिक होती है और जबकि मध्य भाग में लगभग नगण्य होती है। इसका अर्थ ये है कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है जबकि मध्य भाग में शून्य होती है, अर्थात चुंबक के मध्य भाग को उदासीन बिंदु कहते हैं, बराबर। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो मध्य वाला भाग है जहाँ पे नल पॉइंट लिखा है, मतलब मध्य वाला भाग उदासीन बिंदु होते हैं, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है, बराबर। और किनारों के ऊपर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए चुंबकीय बल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लॉरेंस बल, जिसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं कि कोई भी एक आवेशित कण है, जैसे मान लो ये कोई भी आवेशित कण है जिसको मैंने बोला प्लस क्यू। ठीक है, अब ये आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में, मतलब ये आवेशित कण कुछ किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, बराबर। मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इस आवेशित कण के ऊपर जो बल लगेगा उस बल को अपने बोलेंगे लॉरेंस बल, बराबर। मतलब कोई भी कण है जो आवेशित कण है, ठीक है, जैसे प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है। अब वो ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले से ही विद्युत क्षेत्र है, बराबर,
या पहले से ही वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या दोनों है, तो उस आवेशित कण के ऊपर सिंपल सी बात है कोई ना कोई तरीके से बल लगेगा और उसी बल को अपने बोलेंगे लॉरेंस बल। बराबर। अब ये लॉरेंस बल जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने को लॉरेंस बल मिल जाएगा। अब सबसे पहले कण के ऊपर जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा, तो विद्युत बल को एफ ई से डिनोट करते हैं। एफ ई मतलब एफ का मतलब बल होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है उसको इलेक्ट्रिक, तो एफ ई बराबर होता है क्यू ए। बराबर। क्यू मतलब आवेश और ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। बराबर। तो ये वाला सूत्र अपने ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया विद्युत बल। फिर इसके बाद में चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं एफ एम। एफ मतलब बल, एम मतलब मैग्नेटिक। तो एफ एम बराबर जो होता है उसको बोलते हैं क्यू वी बी। क्यू मतलब आवेश, वी मतलब वेग और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। बराबर। तो ये सूत्र भी तुमको याद रख देना है। एफ एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल एफ एम बराबर क्यू मतलब आवेश, वी मतलब जो है वो वेग और बी मतलब जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र। बराबर। तो दोनों को मान यहाँ पे रख दो तो कुल बल मिल जाएगा। तो एफ ई प्लस एफ एम, तो एफ ई जो है वो आया क्यू ई और एफ एम की जगह आया क्यू वी बी। बराबर। अब इस दोनों में, इन दोनों में क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, ई प्लस वी बी। बराबर। अब अपने क्या करते हैं, ये तो सूत्र है ही कुल बल, ठीक है। अब इसमें ऐसा मानते हैं कि विद्युत बल जो है वो शून्य हो। विद्युत बल मतलब कौन सा, एफ ई बराबर क्यू ई। अब ये वाला भाग जो है वो शून्य है, ठीक है। तो शून्य होगा मतलब ये जो आगे वाला पार्ट है वो तो कट जाएगा, ये वाला भाग जो कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू वी बी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू वी बी। यहाँ पे बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आंसर आएगा एफ बराबर क्यू वी बी। बराबर। अब एफ बराबर क्यू वी बी है। अब इसके ऊपर वेक्टर लगा है तो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर वेक्टर लगता है और वेग के ऊपर वेक्टर लगता है, तो दो सदिश राशि है तो बल क्या लगेगा, अदिश राशि। अब ये क्या होता है कि ये जो इन सब के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट तुमको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, साइन थीटा। तो इसका जो लास्ट वाला जो समीकरण होगा वो होगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। बराबर। मतलब ये जो बल है वो बल कब लग रहा है, जब उसके अंदर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र खाली उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर हो, विद्युत बल का मान शून्य हो। तो इसके यहाँ पे दो सूत्र अपने को मिले। एफ पहला मिला एफ बराबर क्यू ई प्लस वी बी। ये बल कब है, कुल बल है, मतलब चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों। अब दूसरा सूत्र ये है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और ये सूत्र कब लगता है, जब किसी कण के ऊपर खाली चुंबकीय बल ही लग रहा हो तो उसके अंदर जो बल का मान होगा वो होगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। अब इसी के जो समीकरण मिला उसी के बारे में समझते हैं कि अब यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, मतलब कोई भी आवेश है, यह आवेश से गतिमान कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये गतिमान आवेश जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, तो उस पर किस तरीके से बल लगेगा उसके बारे में बताया हुआ है। बराबर। तो मान लो कि कोई भी एक आवेश है, Q है, एक आवेश है जिसको Q माना और वो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बना के गति कर रहा है। ठीक है। तो
इस चुंबकीय क्षेत्र में जो कण आवेशित है, निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर कौन कौन से तरीके के प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, और चुंबकीय बल किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है चुंबकीय बल F आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा, बराबर, मतलब F समानुपाती Q, मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर सबसे ज़्यादा आवेश होंगे, आवेश जितने होंगे उतना ही उसका चुंबकीय बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर, मतलब आवेशों की संख्या ज़्यादा होगी तो आवेश गति करेंगे तो उसके कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल। अभी जस्ट अपने ने पढ़ा कि कोई भी आवेशित वायर है उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा कब प्रवाहित होती है, जब आवेश प्रवाह होंगे, मतलब आवेशों की संख्या ज़्यादा होगी तो आवेश ज़्यादा गति करेंगे, और आवेश ज़्यादा गति करेंगे तो चुंबकीय बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब F समानुपाती Q। अब है आवेश का वेग। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी आवेश है वो जितनी ज़्यादा वेग से गति करेगा उतनी ही धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, और ज़्यादा धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय बल जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आवेश का वेग जो है वो F के समानुपाती होगा, ठीक है। कोई भी जैसे कि आवेश है उसका वेग बहुत ही कम है, धीरे धीरे कोई भी आवेश गति कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय बल जो है वो कम उत्पन्न होगा, लेकिन आवेश के वेग को बढ़ा दे तो चुंबकीय बल जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आवेश का वेग जो है वो चुंबकीय बल के समानुपाती। फिर है चुंबक क्षेत्र की प्रबलता। चुंबक क्षेत्र की प्रबलता मतलब जैसे मान लो कोई भी आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वो आवेश ज़्यादा गति कब करेगा, जब उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही पावरफुल है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसके अंदर जो आवेश है वो ज़्यादा गति करेगा, और ज़्यादा गति करेगा तो चुंबकीय बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे F समानुपाती B, ठीक है, और तीनों जो है वो डॉट फॉर्म में, तो इसलिए साइन थीटा आया। इन सबको मैं मिला दूँ तो अपने को मिलेगा F समानुपाती QVB साइन थीटा, ठीक है। समानुपाती हटा तो यहाँ पे K आया, तो F इक्वल टू KQVB साइन थीटा, K का मान 1 रखा तो यहाँ पे मिला F बराबर QVB साइन थीटा। तो ये जो सूत्र है अपना चुंबकीय बल ज्ञात करने का सूत्र हुआ। अब यहाँ पे देखो थीटा के मान में अलग अलग रख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे विद्युत बल की दिशा V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बराबर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे QVB साइन थीटा है, तो ये सबसे पहले मैं थीटा बराबर 0, तो अपने को पता है कि F बराबर होता है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 लो, बराबर, तो थीटा का मान 0 लो तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, मतलब टोटली जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। मतलब कहने का मतलब है कि V और B दोनों एक दूसरे के बीच में कोण शून्य नहीं है, बराबर, मतलब यहाँ पे F का मान 0 मिलेगा। अब दूसरा है 90, मतलब V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, QVB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे F जो होगा वो QVB होगा, मतलब सबसे अधिकतम जो बल होगा, सबसे अधिकतम बल जो चुंबकीय बल होगा वो होगा QVB, ये अपने को याद रखना है। तो QVB, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F मैक्सिमम बटे QV, क्योंकि QV को F के भाग में लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q का मान 1 कूलम रख दो और V का मान 1 मीटर पर सेकेंड, तो जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसके चुंबकीय बल के समांतर होगा, ठीक है। तो ये नीचे जो है उसकी परिभाषा दी हुई है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान के एकांक वेग के गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम के बराबर होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब इसमें कंडीशन दी है कि जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, ठीक है,
तभी उसके अंदर कोई भी आवेश एकांक वेग से उसके अंदर जो है वो गति कर पाएगा। दोनों के बीच में लंबवत नहीं है, दोनों समांतर है, तो वहाँ पे बल का मान जो है वो शून्य मिलेगा, समांतर है तो। लेकिन लंबवत होंगे तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल होगा वो QVB अपने को मिलेगा, और ये मान जो है वो सबसे अधिकतम मान जो है वो अपने को कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपने ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए। इस टॉपिक को तुमको नोटबुक के अंदर लिखना है और अच्छे से याद करना है।